एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BA स्टाफ नर्स एग्ज़ाम की तैयारी, जो कि आने वाली 250 पोस्ट हैं, जिसका पेपर अगस्त के एंड में होने के पूरे चांसेस हैं। सो आई होप कि ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हों, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और मुझे सपोर्ट कर रहा है उनके लिए बहुत 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 थैंक यू। और जिन्होंने नहीं कर रखा, सो यहाँ पे एनक्लेक्स बेस्ड और इंटेलेक्चुअल बेस्ड अकॉर्डिंग टू द BFHS एग्जाम्स ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी पिछली वीडियोस में आपको करवाया है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको BFHS में देखने को मिलते हैं। सो आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए अगर आपको वीडियो एंड में जाके पसंद आए। सो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस का PDF लेना है तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं विद गोल्डन पॉइंटर्स। PDF है 199 रुपीज़ में, जिसमें एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आंसर विद रैशनल लिखे हुए हैं मैंने, और गोल्डन पॉइंट्स हैं जो कि 200+ गोल्डन पॉइंट्स हैं, जिसमें हर एक टॉपिक से मैंने हर एक टॉपिक से गोल्डन पॉइंट लिखा हुआ है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसका गोल्डन पॉइंट बना रखा है। वो है सिर्फ 99 रुपीज़ में, जस्ट इतना अफोर्डेबल प्राइस है। बट अगर आप दोनों साथ में लेते हैं तो आपको 249 रुपीज़ 249 रुपीज़ के ऑफर में मिल रहे हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी मिलेंगे जो मैंने खुद बनाए हुए हैं। उन टॉपिक्स में से 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक टॉपिक में से 3-4 क्वेश्चन ज़रूर डालता है BFHS। सो अगर आपको बाय करने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, और आप कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मेरे टेलीग्राम लिंक में से भी ये चीज़ें बाय कर सकते हैं। सो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि पेपर नज़दीकी है। इसके बाद 600 पोस्ट आपको और देखने को मिलेंगी। मैंने आज से ही नॉर्सेट का न्यू बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैं न्यू वीडियोस करा रही हूँ, न्यू वीडियोस डाल रही हूँ नॉर्सेट के रिलेटेड। जो नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ, वो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि इस बार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो मैंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही वीडियोज़ में कराने स्टार्ट किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो 240th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे 239 तक। सो 240th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 12 ईयर ओल्ड विद रूमेटिक फीवर, आर आएगा यहाँ पे, हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अ लॉन्ग टर्म एस्पिरिन यूज, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स दैट द नर्स शुड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो एक 12 साल का बच्चा है, उसे रूमेटिक फीवर है, ठीक है, उसे काफ़ी टाइम से वो क्या ले रहा है, एस्पिरिन ले रहा है, ठीक है। सो रूमेटिक फीवर वाले बच्चे को काफ़ी टाइम से एस्पिरिन चल रही है। सो अब क्या कह रहे हैं कि क्लाइंट की कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हेल्थ केयर को, हमें पेशेंट के जो हेल्थ केयर है उसको बतानी पड़ेगी कि भाई ये तो कुछ दिक्कत हो रही है पेशेंट के साथ, जो हमें ऐसे करके बोल रहा है। सो पहली बात तो रूमेटिक डिसीज़ होती क्या है। रूमेटिक फीवर में क्या होता है कि इनएडिकुलेट ट्रीट होता है, मतलब कि जो हमारा थ्रोट का इन्फेक्शन है, या फिर जो इन्फेक्शन जो है वो हमारी जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनको स्पेशली, उनको ही, किनको, हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, जॉइंट्स को, यहाँ पे लिख मैं देती हूँ, आप लिख लिया करो अगर आपके पास नहीं है, हार्ट को, ब्लड वेसल्स को और जॉइंट्स को ही इन्फ्लामेशन करवा देता है, जैसे कहीं का भी। और कौन से बैक्टीरिया से होता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। सो ये इन तीनों चीज़ों की इन्फ्लामेशन कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है जो है पेशेंट है, ठीक है। और ये पर्सन टू पर्सन सेम वे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है बाय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन है कि कौन सी स्टेटमेंट पेशेंट की जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बतानी है हमने। आई हियर रिंगिंग इन माई ईयर्स, इज इट ऑल राइट टू पुट लोशन ऑन माई इची स्किन, माई स्टमक हर्ट्स आफ्टर आई टेक दैट मेडिकेशन, दीज पिल्स मेक मी कफ। सो देखो, सिंपल सॉर्टेड क्वेश्चन है। पेशेंट क्या ले रहा है, एस्पिरिन, और एस्पिरिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, टिनाइटस। टिनाइटस का मतलब रिंगिंग इन द ईयर्स। सो अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरी कानों में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रिंग कर रहा है, सो हमें ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ एन साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। क्या हो गया, एस्पिरिन से साइड इफेक्ट हो गया है पेशेंट को। Next है, the nurse explains to the parents of 1-year-old child admitted to the hospital in sickle cell crisis that the local tissues damaged. The child has an admission is caused by which of the following? So एक नर्स एक्सप्लेन कर रही है, 1 साल के बच्चे के पेरेंट्स हैं, उसको सिक्कल सेल क्राइसिस हुआ है और उसके लोकल टिश्यू जो है डैमेज हो गए हैं।
तो नर्स उनको कैसे एक्सप्लेन करेगी कि ये क्यों हुए हैं लोकल टिश्यू डैमेज। ऑटोइम्यून रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड बाय हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द रेड ब्लड सेल, ऑब्स्ट्रक्शन टू द सर्कुलेशन, एलिवेटेड सीरम बिलीरुबिन कंसंट्रेशन। सो मैंने सिकल सेल एनीमिया का जो वीडियो है वो डाल रखा है, ठीक है, आप मेरी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, बहुत ईजिली मैंने समझाया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, BFHS में देखने को मिलता है। सो नर्स कैसे समझाएगी, देखो अगर सिक्कल सेल में क्या होता है, ऐसे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, सिक्कल साइज के शेप के। सो देखो इनमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जब ऐसे सेल्स इकट्ठे होकर ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करने से क्या होता है, जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे जिस भी टिश्यू की ब्लड वेसल को, सो उस टिश्यू को ब्लड नहीं पहुँचेगा बिकॉज ऑफ जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है सर्कुलेशन में। सो क्या होने लग जाते हैं, जो लोकल टिश्यू हैं वो क्या होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। सो नर्स क्या बताएगी, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है सर्कुलेशन में, किसमें, सिक्कल सेल क्राइसिस में, सो पेशेंट जो है उसकी जो लोकल टिश्यू है वो डैमेज होने लग जाते हैं। इसका मेन यही होता है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा तो होता है पहले पेन, और इसकी एक और क्वेश्चन लिख लो, पेन हो रहा है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस हाइड्रोक्सी यूरिया। और अगर कोई भी पेशेंट सिक्कल सेल वाला आ रहा है, सबसे पहले उसकी पेन मैनेजमेंट की जाती है, ठीक है, उसका फ्लूइड जो है बैलेंस में रखा जाता है, ठीक है, हाइड्रेशन में रखना है उस पेशेंट को। क्यों हाइड्रेशन में रखना है, क्योंकि पेशेंट का प्रॉपरली एक तो ब्लड नहीं बन रहा है, ठीक है, ब्लड बन रहा है और उससे क्या हो रहा है, RBCs भी नहीं बनते, बिकॉज डिस्ट्रक्टेड तरह की RBCs बनती हैं, और जो हमारी नॉर्मल वाली RBCs होती हैं वो कम बनती है, इसलिए पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी, डिहाइड्रेशन देखा जाता है, इसलिए पेशेंट का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट भी मेंटेन करके रखना है। सो सिक्कल सेल से क्वेश्चन आता है, अच्छे से करना, अगर आपको सिक्कल सेल समझना है तो मैंने वीडियोस जो है अपनी डाल रखी हैं, ठीक है, सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो डाल दूंगी वीडियो का लिंक, तो आप सिक्कल सेल ज़रूर जाके समझ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अच्छे से समझाया उसमें। So next step, because of the risk associated with the administration of factor 8 concentrate, the nurse should teach the child family to recognize and report which of the following. So जब हम किसी को फैक्टर 8 फैक्टर, किसका बात कर रहे हैं हम, 8 फैक्टर, हमारे कोगुलेशन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। जब हम किसी को फैक्टर 8 कंसनट्रेट देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो क्या चीज़ है जो चाइल्ड की फैमिली को हमें बतानी है कि वो इमीडिएटली रिपोर्ट करें अगर उन्हें दिखती है। येलोइंग ऑफ द स्किन, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पफिनेस अराउंड द आई। सो देखो ये आया कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ही क्वेश्चंस करो, डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल मत करो। अब इस क्वेश्चन को समझो। पहले तो बात है कि फैक्टर 8, अब आपने सुना होगा कि जो लीवर है हमारा हेल्प करता है कोगुलेशन फैक्टर्स में। पहली बात तो कि अगर ऑलरेडी उसमें क्या है, हम उसे फैक्टर 8 मतलब उसे फैक्टर 8 दे रहे हैं, सो क्या होगा, लीवर का वर्कलोड बढ़ेगा। लीवर का वर्कलोड बढ़ेगा तो लीवर में प्रॉब्लम आएगी, लीवर में प्रॉब्लम आएगी तो इट मीन्स जॉन्डिस होने के ज़्यादा चांसेस है, येलोइंग ऑफ द स्किन देखने को मिल सकती है। बिकॉज अगर किसी को फैक्टर 8 हम देते हैं, वैसे भी देते हैं अगर किसी को कोगुलेशन फैक्टर में, सो उस पेशेंट का जो लीवर है उसको हमें चेक में रखना पड़ता है, उसका जो हमें है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो कराना पड़ता है थोड़े टाइम बाद, कि उसका जो लीवर है वो कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं जा रहा ड्यू टू द हाई एक्टिविटी, ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ फैक्टर 8 इन द फैक्टर 8 की प्रेजेंस इन द बॉडी, ठीक है। सो येलोइंग ऑफ, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पफिनेस ऑफ द आईज, कोगुलेशन फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। जब फैक्टर 8 ही लिख दिया तो इट मीन्स कोगुलेशन फैक्टर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेवरेज शुड द नर्स प्लान टू गिव अ चाइल्ड विद लुकीमिया टू रिलीव नोजिया। तो इसमें से ऐसा कौन सा बेवरेज है जो नर्स देगी बच्चे को जिसको लुकीमिया है। सो ऑरेंज जूस, वीक टी, प्लेन वाटर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। सो लुकीमिया में क्या होता है, ये क्या है, कैंसर ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, जो ब्लड फॉर्म कर रहे हैं उनका कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, बॉडी जो है उसकी एबिलिटी कम हो जाती है इन्फेक्शन से फाइट करने की, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोन मैरो इंक्लूड होती है, ठीक है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, एक्यूट माइलोइड लुकीमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोसिस्टिक लुकीमिया जो है इसकी टाइप्स हैं। तो ऐसे वाले पेशेंट्स को हम कार्बोनेटेड बेवरेजेस देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि उनका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, दैट्स वाई वो नोजिया फील करते हैं। तो कार्बोनेट बेवरेजेस अगर हम उन्हें देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उनका नोजिया ख़त्म हो जाएगा। ऑरेंज जूस में क्या होता है, ज़्यादा फाइबर होते हैं, ठीक है, ज़्यादा एसिडिक होता है, उससे नोजिया ठीक नहीं होगा। टी क्या करेगी, इंक्रीज़ करती है नोजिया को, ठीक है। जब भी आप देखना आपको घबराहट होती होगी ना, आप कभी चाय कॉफ़ी नहीं पियोगे, ठीक है।
प्लेन वाटर भी नोजिया ठीक नहीं करता। अगर आप कार्बोनेटेड लिम्का विम्का आपने सुना होगा, इनो, ये सब पीते हो ना, तो बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस से जो नोजिया है वो रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट है, लेबोरेटरी फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड विद ल्यूकीमिया इज ऑल्सो एनीमिक। द नर्स इंटरप्ट दिस फाइंडिंग एज मोस्ट लाइकली रिजल्टिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एक लेबोरेटरी फाइंडिंग आई है कि चाइल्ड जो ल्यूकीमिया वाला है उसको एनीमिया भी होगा। सो ऐसा कौन सी फाइंडिंग है जो इस रिजल्ट को पक्का करती है? इनएडिक्वेट डाइटरी फॉलिक एसिड इनटेक, decrease the red blood cell production, increase the destruction of red blood cells by lymphocyte, progressive replacement of bone marrow with the scar tissue। so देखो होता क्या है, जो जब ल्यूकीमिया पेशेंट को होता है तो क्या होता है, जो पेशेंट है उसकी जो बोन मैरो है ना वो प्रॉपरली रेड ब्लड सेल्स जो नॉर्मल वाले हैं वो नहीं बनाती, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो नॉर्मल वाले रेड ब्लड सेल्स हैं जो हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखते हैं वो बॉडी में हो ही नहीं पाते, प्रॉपरली बन ही नहीं पाते, क्योंकि कैंसर किसका हो रहा है? बोन मैरो का, जो ब्लड फॉर्म कर रहा है, जो टिश्यू बना रहा है। दैट्स वाई उसके रेड ब्लड आरबीसी की प्रोडक्शन में कमी होने की वजह से, जब आरबीसी की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है तो पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। क्योंकि अगर पेशेंट को ल्यूकीमिया है तो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज ही जब खराब हो रहे हैं तो आरबीसीज कैसे बनेंगे? आरबीसीज नहीं बनेंगे तो एचबी मेंटेन नहीं होगा, एचबी मेंटेन नहीं तो पेशेंट को क्या बोलेंगे? एनीमिया। सो जब आरबीसीज की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, दैट्स वाई पेशेंट को एनीमिक भी, एनीमिया भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डेवलपिंग द प्लान ऑफ केयर फॉर इन्फेंट विद द क्लेफ्ट लिप बिफोर करेक्टिव सर्जरी इज परफॉर्म्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द प्रायोरिटी। जब हम किसी इन्फेंट का प्लान ऑफ केयर बना रहे हैं जिसको क्लेफ्ट लिप है और उसकी सर्जरी से पहले बिफोर सर्जरी, ऐसी कौन सी प्रायोरिटी है हमें फॉलो करनी है नर्स को? मेंटेनिंग स्किन इंटीग्रिटी इन द ओरल कैविटी, यूजिंग टेक्निक टू मिनिमाइज क्राइंग, अल्टरिंग द यूजुअल मेथड ऑफ फीडिंग, प्रिवेंटिंग द इन्फेंट फॉर पुटिंग फिंगर्स इन द माउथ। सो देखो, सबसे पहली बात तो कि जब हम किसी बच्चे की परफॉर्म नहीं की, और देखो इसमें क्लेफ्ट पैलेट नहीं लिखा, क्या लिखा है? क्लेफ्ट लिप हो रखा है बच्चे को। सो सबसे पहले तो क्लेफ्ट लिप वाले बच्चों का सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इफ़ेक्ट इस टाइम पड़ता है उनके, दैट इज़ सकिंग रिफ्लेक्स पे। वो अच्छे से जो सक नहीं कर पाते मिल्क को। सो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसका ऑल्टर करना होता है यूजुअल मेथड ऑफ फीडिंग। हम उन्हें सकिंग वाले मेथड से नहीं कराते, उनको हम ऐसे लटा के भी फीडिंग नहीं कराते क्योंकि उससे एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं। एक स्पेशल पोजीशन होती है उनकी, ठीक है। स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन करना इज़ नॉट अ प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइजिंग क्राइंग इज़ अ नॉट प्रायोरिटी, ठीक है, क्योंकि अगर क्राइंग मिनिमाइज करते रहेंगे तो बच्चा खाना ही नहीं पिएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि जो बच्चे को न्यूट्रिशन जहाँ से मिल रहा है वो प्रॉपर मिले, तभी तो वो सर्जरी में प्रॉपरली हील कर पाएगा बाद में, तभी उस पर सर्जरी हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद उसको फिंगर मुंह में डालने के लिए भी नहीं रोकना है, बट इट्स नॉट अ प्रायोरिटी, ठीक है। उसका पैलेट में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मुंह में फिंगर डालते ही हैं, ठीक है। उसका जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो क्या हो रहा है? कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है। दैट्स वाई हमें उसको नहीं रोकना फिंगर अपने मुंह में डालने के लिए। दूसरा, हम उसे, उसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहेगा कि जो उसकी फीडिंग का मेथड है, जो मेन न्यूट्रिशन है उसका, वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट दैट इन्फेंट विद द ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्चुला नीड्स टू द सक्शनिंग। सो एक पेशेंट है, उसका ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्चुला बन चुका है, तो कौन सी ऐसी इंडिकेशन हमें बताएगी कि उसको अब सक्शनिंग की नीड है? ब्रेजी कफ, सबस्टर्नल रिट्रैक्शन, डिक्रीज द एक्टिविटी लेवल, इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। सो अगर उसका सबस्टर्नल रिट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, इट मीन सबस्टर्नल रिट्रैक्शन मतलब जो उसकी स्टर्नल बोन्स है, स्टर्नल वाला एरिया है, उसमें रिट्रैक्शन देखने को अंदर को दिख रहा है, दिसा हुआ, इट मीन्स जो पेशेंट है वो अपनी एक्सेसरी मसल्स यूज़ कर रहा है ब्रीदिंग करने के लिए। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे म्यूकस प्लग्ड इन है, तभी एक्सेसरी मसल्स जो है वो यूज़ होती है। एक्सेसरी मसल्स ऑलवेज याद रखना तभी यूज़ होती है जब अंदर म्यूकस प्लग्ड इन होता है, ठीक है। सो अगर हमें सबस्टर्नल रिट्रैक्शन देखने को मिल रही है, सो इट मीन्स पेशेंट को क्या नीड है? सक्शनिंग की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द इन्फेंट रिटर्न्स टू द यूनिट्स आफ्टर इनपरफोरेट एनस रिपेयर, द नर्स शुड प्लेस द इन्फेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। सो एक इनपरफोरेटेड एनस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं BFHS में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना। सो एक इन्फेंट है, अभी उसके इनपरफोरेट एनस का रिपेयर हुआ है, सो उस नर्स ने उसे प्लेस किया है, तो ऐसी कौन सी पोजीशन है जो उसको देगी, जो उसे कंफर्ट दे? ऑन द अब्डोमेन विद लेग पुल्ड अप अंडर द बॉडी, ऑन द बैक विद द लेग एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट, लाइंग ऑन द साइड विद द हिप्स एलिवेटेड,
और लाइंग ऑन द बैक इन द पोजीशन ऑफ कंफर्ट। तो जब भी वैसे तो उसको पोजीशन देते हैं कि हम उसे सीधा लेटा के उसकी जो बटक्स है वो 30 डिग्री या फिर 25 डिग्री के एंगल में ऊपर करके उसकी टांगे 90 डिग्री पे रखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन लेटा है, ये इन्फेंट का सिर है, ये उसकी बटक्स को हम 30 डिग्री के एंगल पे रखेंगे या 30 डिग्री के एंगल, और उसकी लेग्स को हम स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं दे सकता, तो हम क्या करेंगे, लाइंग ऑन द साइड विद हिप एलिवेटेड, उसके हिप्स को एलिवेटेड ही रखना है ताकि जो प्रीनियल एरिया है, जो उसका प्रीमियम एरिया है ना, प्रीनियम एरिया है, उस पर प्रेशर ना डले, क्योंकि अगर उस पर प्रेशर डलेगा तो जो पेशेंट है उसको फिर दिक्कत आएगी हील करने में, और वो इनपरफोरेट की जो सर्जरी है वो अभी सर्जरी हुई ही है तो वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो उस पेशेंट को हम क्या करते हैं कि उसके प्रीमियम एरिया पे पेरिनियम एरिया पे जो प्रेशर अवॉइड करने के लिए हम उसको ऐसी पोजीशन देते हैं। ऑन द अब्डोमेन विद लेग पुल्ड अप अंडर द बॉडी, वो नहीं रखने, बिकॉज उससे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा प्रीनियम एरिया पे। ऑन द बैक विद द लेग एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट, लेग्स को कभी भी स्ट्रेट नहीं रखना, क्योंकि जब आप सीधे लेटते हो ना तो आपका जो आपका बैक वाला एरिया, लोअर बैक वाला, उस पर प्रेशर डलता है। आप ध्यान से देखना, जब भी आप सुपाइन पोजीशन में होते हो तो जो आपका पेरिनियम एरिया है उसके ऊपर, जो पेल्विक एरिया है उसके ऊपर प्रेशर डलता है। सो लाइन साइड पे क्या होगा कि एक तो प्रेशर नहीं डलेगा, और जब उसकी हिप एलिवेटेड होंगे तो वो जो है प्रेशर में नहीं रहेंगे। सो नेक्स्ट करते हैं। A newborn admitted with the pyloric stenosis is lethargic and poor skin turgor आएगा यहाँ पे। The primary care provider has provided IV fluid of dextrose water with sodium and potassium. The baby's admission potassium level is 3.5 microequivalent per liter. Nurse should, तो एक न्यूबॉर्न आया है, उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है, लेथार्जिक है, उसकी स्किन जो है, उसका जो टर्गर है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है, इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती। सो प्राइमरी केयर में उसने क्या दिया है, आईवी फ्लूइड दिया है, डेक्सट्रोस, और उसको सोडियम और पोटाशियम दिया है। बट बेबी का जब हमने लेबॉर्ट्री वैल्यूज़ देखी तो उसकी पोटाशियम लेवल 3.4 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर आया। अब नॉर्मल कितना होता है, 3.5 माइक्रो इक्विवेलेंट टू 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नर्स क्या करेगी, नोटिफाई द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, एडमिनिस्टर द ओरल फील्ड, वेरीफाइड दैट द इन्फेंट हैज़ यूरिनेटेड, हैव द पोटाशियम लेवल रीड्रॉन। सो देखो, सबसे पहली बात तो कि अगर कोई पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला पेशेंट है उसमें पोटाशियम लेवल इसलिए कम देखने को मिलता है बिकॉज पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेन साइन एंड सिम्टम क्या होता है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। जब वो इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग करता है तो उसको क्या हो जाता है, हाइपोकैलीमिया में पेशेंट चले जाता है। सो हमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली यूरिनेट करे, ठीक है, यूरिनेट करेगा तो जो उसका मेंटेन रहेगा, जो उसका पोटाशियम का लेवल है, ठीक है। सो हम पेशेंट को क्या करते हैं, प्रॉपरली उसको कहते हैं कि जो वो पेशेंट है वो प्रॉपरली यूरिनेट करे, वेरीफाई करना है कि वो यूरिनेशन कर रहा है। उससे क्या होगा, सोडियम एंड पोटाशियम, एक तो यूरिनेशन से जो एक्स्ट्रा सोडियम है वो निकलेगा और पोटाशियम जो है वो रिटेन करेगा जितना बॉडी को चाहिए। सो हम वेरीफाई करेंगे जो इन्फेंट है वो यूरिनेट कर रहा है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द मदर अबाउट हर चाइल्ड would suggest the nurse that a child with the celiac disease should be preferred to health care provider। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो मदर बोलेगी और नर्स को पता चल जाएगा कि भाई इसको तो अब हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास ही भेजना है। चाइल्ड को क्या है, सीलियक डिसीज़ है। सीलियक डिसीज़ क्या होती है, सीलियक डिसीज से भी क्वेश्चन आता है BFHS में, क्या होती है, इंटॉलरेंस को, किसको, इंटॉलरेंस किसके रिलेटेड होती है, टू द प्रोटीन ग्लूटन, ठीक है, जो ग्लूटन होता है उसके रिलेटेड, प्रोटीन ग्लूटन के रिलेटेड इंटॉलरेंस होती है। तो मदर ऐसा क्या बोलेगी कि नर्स कहेगी कि इसको तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास रेफर करना है। हिज यूरिन इज सो डार्क इन कलर, हिज टूल्स आर लार्ज एंड स्मेली, हिज बैली इज सो स्मॉल, ही इज सो शॉर्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताओगे। पहली बात तो सीलियक डिसीज़ के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चंस आने को मिलते हैं, माइलस्टोन से देखने को मिलते हैं, इम्परफोरेटेड एनस। देखो पेपर ना जो है BFHS का बहुत अच्छा होता है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल, आप कितना पढ़े हो, थ्योरी आपकी कितनी क्लियर है, सब क्लियर हो जाता है पेपर के नंबर से। सो ट्राई किया करो, MCQs करो। MCQs में आपको लग रहा है कि जैसे अब मैंने जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं या फिर मैंने जिनको PDF दिया है उन बच्चों ने नोट किया होगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं पर उनके ऑप्शंस रिपीट नहीं हो रहे, उनके ऑप्शंस चेंज है। और जब भी आप पढ़ते हो कोई भी एक्सप्लेनेशन तो हर एक एक्सप्लेनेशन में डिफर डालता है, क्यों, क्योंकि हर एक ऑप्शंस का अपना अपना मीनिंग होता है। सो जब तुम ज़्यादा MCQs करते हो तुम्हें पता चलता है कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको यही 4 ऑप्शंस
पेपर में आए, हो सकता है अलग से 4 ऑप्शन आए और उसमें हम किसी और सिम्टम के बारे में पूछ रहा हो, वो यहाँ पे किसी और सिम्टम के बारे में पूछ लिए, ठीक है। सो बीए फ्यूचर्स का पेपर बहुत अच्छा होता है, ट्रिकी होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो जल्दी क्लियर हो जाता है, ठीक है। थ्योरी क्लियर करो अपनी जितनी हो सकती है, इसलिए मैं कहती हूँ गोल्डन पॉइंटर्स पढ़ो, ठीक है। एमसीक्यूज़ करो, जिसने जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ कर लिए उसकी उतनी ज़्यादा थ्योरी क्लियर हो गई, ठीक है। नोट्स पढ़ो, इजी लैंग्वेज में नोट्स पढ़ो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप बच्चे को क्या कराएंगे, टेट्राफोटॉल्ट वाला बच्चा है, उसकी सर्जरी अभी अभी हुई है, उसको हम प्ले थेरेपी कराएंगे ताकि जो उसका एंग्जाइटी है जो अनयूजुअल फ्रीक्वेंट हो रहा है वो, ताकि वो नॉर्मली डिस्ट्रैक्ट हो और अच्छे से अपना नॉर्मल लाइफ की ओर बढ़े, ठीक है। ये बच्चों ने जिन्होंने आंसर किया है, इट इज़ वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अगर आपको पीडीएफ एंड गोल्डन पॉइंटर्स में से बाय करने हैं तो आप ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहाँ से भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।